मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसमें आप किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर रेलवे हो, हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को 2 या 3 से मिल ही जाते हैं। तो आप बड़े मन से लगा के पढ़िएगा और मैं बहुत सारी ट्रिकों के साथ मैं आपको इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप बस धैर्य से मेरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको सुनते चलिए। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस सीरीज़ में जो मैंने शुरू की है, इसमें मैं पूरी संपूर्ण पॉलिटी को कवर करने जा रहा हूँ परीक्षा वाणी के थ्रू। तो आप अगर मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आपकी पॉलिटी जब आप लास्ट में देखोगे तो आप सभी से अपने आप को अलग पाओगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के साथ में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें याद करवाऊंगा तो आप खुद भी कहेंगे कि हाँ ठीक है, मेरे को बहुत अच्छे से पॉलिटी कवर हो गई है। तो पॉलिटी की टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। तो बस मेरे साथ अब इस सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए और पढ़ते जाइए आगे आगे। तो मैं शुरू करता हूँ अब। यहाँ पे है अपन, तो यहाँ है, मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शक्ति काल और तथा युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने की भी सामर्थ्य है। वास्तव में मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। ये हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने यह अपना कोटेशन कोट किया था। उनके अनुसार उन्होंने जो संविधान के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर हमारा जो संविधान है वो आगे चल के अगर देश में कोई भी दिक्कत होती है तो उसके रीज़न संविधान का बनना या फिर ना बनना नहीं होगा। उसके पीछे का रीज़न सबसे बड़ा ये होगा कि जो लोग हैं वो लोग ही उस संविधान को नहीं चला पा रहे हैं। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान अनेक दृष्टियों में एक अनूठा संविधान है। उसकी अनेक विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य संविधानों में अलग उसकी पहचान बनाती है। तथा अब हम सबसे पहले उसकी विशेषताएं बताएंगे। उन विशेषताओं के अंदर विशाल व विस्तृत संविधान। अब जो ये पहली हेडलाइन है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान आप कहोगे कैसे? तो जो इससे पहले जितने भी संविधान बने हुए हैं, जैसे सबसे पहले माना जाता है कि अमेरिका ने अपना संविधान बनाया था। तो अमेरिका ने अपना संविधान बनाया था तो अमेरिका संविधान के अंदर सिर्फ 7 आर्टिकल हैं और 7 आर्टिकल के अंदर ही उसको पूरे संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। पर हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने संविधान में अलग अलग विदेशों के संविधानों को रीड किया, उनको समझा, उनकी अच्छी चीज़ों को लिया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली उन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है और लिखने की कोशिश की है, ताकि जिस तरीके से आज हम देखते हैं आज़ादी के इतने साल बाद भी बहुत सारी चीज़ों को लेके हमारे सुप्रीम कोर्ट में और सरकार के बीच में मतभेद बढ़ जाता है कि भाई इसमें संविधान में इसका भावार्थ क्या था। तो उसी तरीके से ऐसी चीज़ें ना बढ़ें, ऐसी चीज़ें ना हो, उसकी वजह से हमारे जो संविधान है उसको काफ़ी लंबा बनाने की कोशिश की गई है। तो हम आगे पढ़ते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसकी विशालता का सबसे प्रमुख कारण है केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन तथा उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन। हमारे ऐसा ना हो कि जो केंद्र सरकार है और जो हमारे जो स्टेट्स में गवर्नमेंट्स रहती हैं उनके बीच में किसी भी तरीके से टकराव ना हो। हमारे यहाँ पे जो कहते हैं संघीय शासन बना रहे, तो ऐसा ना हो कि वो दोनों आपस में उनके बीच में टकराहट होने लग रही है और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ रहा है। तो ऐसा ना हो, उससे बचने के लिए हमारे संविधान में बहुत अच्छे से एक विस्तृत वर्णन किया गया है हर किसी की अपनी शक्तियों के बारे में। ठीक है। भारत के मूल संविधान में कुल अनुच्छेद 395 थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे। अब आप कहना चाहोगे अनुच्छेद क्या है, 8 अनुसूचियाँ क्या हैं, 22 भाग क्या थे? अब मैं जैसे आपको बताता हूँ, कभी भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो उस बुक के अंदर सबसे पहले आप देखते हो इंडेक्स। तो इंडेक्स में क्या होता है, सबसे पहले आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है भाग 1। भाग 1 के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स बटे हुए होते हैं, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। उसी तरीके से जो भाग हैं वो टोटल हमारे संविधान में जो हमारी बुक है उसमें 22 हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाएगा, फिर जो चैप्टर्स जो बने हुए हैं उन चैप्टर्स के अंदर जो लाइनें लिखी गई हैं, जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तो चैप्टर्स लाइंस में पढ़ते हैं, तो लाइन में जो होते हैं जैसे पैरा होते हैं, उन सबको एक आर्टिकल के तहत समझा दिया गया है। जैसे हम पॉइंट डालते हैं ना 1 2 3 4 5 6, उसी तरीके से हमने कोई भी चीज़ समझाने के लिए 1 2 3 पॉइंट ऐसे पॉइंट्स रखे गए हैं। तो इस तरीके से जो वो आर्टिकल्स हैं वो हैं 395। कब की बात हो रही है? जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो हमारे संविधान बना था उसकी बात हो रही है। उस समय हमारे 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थी और 22 भाग थे। ये याद रहना ही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाता है क्वेश्चंस में बहुत सारे एग्जाम्स में। तो अब अगर बात की जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में अनुसूचियां जो हैं वो 22 हैं। हाँ, तो अब आप
पूछेंगे कि सर ये अनुसूचियों का मतलब क्या है, ये अनुसूचियाँ क्यों डाली जब आर्टिकल्स थे ये वो। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे इस समय पे जो 12 अनुसूचियाँ हैं, अब उन हर एक अनुसूचियों का कोई मतलब होता है। जिस तरीके से आप पहली अनुसूची को लेना चाहोगे तो उसमें स्टेट के नेम दिए गए हैं, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनके नेम दिए गए हैं। तो आप कहोगे सर जो भाग है, भाग 1 में जो चैप्टर 1 है उसमें भी तो राज्य और भारत के बारे में बोला गया है, जिसमें आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है। बिल्कुल आपकी बात सही है, पर जो आर्टिकल 1 2 3 4 है ना, उसमें भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। तो इसका मतलब है वहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि जो भारत है वो अपने आप में एक देश है और उसमें अलग अलग राज्य हैं। अब उन राज्यों की डिटेल भी अगर उस आर्टिकल के अंदर लिखने लगते तो हमारा संविधान आपको नहीं लगता बहुत लेंदी और बहुत पढ़ने में थोड़ा सा अलग हो जाता। तो ऐसा ना हो, उससे बचने के लिए जो है अनुसूचियाँ लास्ट में, जो पूरा संविधान खत्म होता है उसके लास्ट में वो अनुसूचियाँ दे दी गई हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा हमें देना होता है, एक्स्ट्रा लिखना होता है, तो वो हम उन अनुसूचियों के अंदर डाल देते हैं। अब ये जो भी चीज़ें हैं, अब अनुसूचियाँ हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे और मैं आगे आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा उन चीज़ों के बारे में। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो क्या था कि कुल जब हमारा संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग थे। उसी तरीके से वर्तमान में अब अनुसूचियाँ देखी जाएँ तो 12 हो गई हैं। और क्या बोलते हैं, अब जो ये 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं उनमें से कौन सी अनुसूची कब कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951। तो सर कहोगे कि इनको इसको जोड़ने क्या हुई थी? जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो प्रधानमंत्री, तो उस समय पे उन्हें जो बताना था, उन्हें जो सबसे बड़ा उनका एम था कि हमें जो जमींदारी व्यवस्था है इसमें सुधार करना था। तो उसमें क्या होता था, जो हमारा फंडामेंटल राइट था, एक आपने पढ़ा हो तो आर्टिकल 31, उसके तहत फंडामेंटल राइट 31 में जो हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था। तो जिसके कारण से जो जमीन उन्मूलन किया जा रहा था, जमीन उन्मूलन उस समय में क्या था, जमीन उन्मूलन, जो सबसे ज़्यादा जो सामंत हुआ करते थे उनके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी। जो केंद्र, जो मतलब ज़मीन थी वो एक विकेंद्रीकृत नहीं थी, वो किसी एक इंसान के पास में हज़ार बीघे ज़मीन हुआ करती थी। अब क्या करें, तो इसके लिए वो क्या होते थे, जो जमींदार थे उनकी ज़मीन लेके अगर बांटी जाती थी तो वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे। तो इसके लिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के मतलब हस्तक्षेप से बचने के लिए एक अनुसूची बनाई गई थी, वो थी 9th अनुसूची। तो वो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ये याद रहेगा संविधान सभी बच्चों को, कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन 1951। उसके बाद में आ जाओ आप 10वीं अनुसूची जोड़ी गई कब? 52वें संशोधन 1985। अब सर कहोगे 10th अनुसूची क्यों जोड़ी गई? 10th अनुसूची में जोड़ी गई थी कि कुछ लोग थे, कुछ हमारे MLA MP पार्षद थे, वो क्या सोचते थे कि भाई साहब, जैसे सपोज करो बीजेपी और कांग्रेस है, बीजेपी और कांग्रेस के अंदर वो दोनों हैं, और जो जीत के आते थे तो उस समय पे क्या होता था, बीजेपी और कांग्रेस के अंदर वो दोनों आते थे। जीतने के बाद में क्या होता था कि वो इलेक्शन में जो जीतता था, जिसको जो ज़्यादा पैसा मिलता था वो उसकी तरफ चले जाता था। इससे क्या था कि जो हमारी सरकार थी वो एक मतलब हमेशा एक अस्थायी रूप से बनने का डर रहता था कि कब सरकार गिर जाए। तो जो ध्यान था मतलब ज़्यादातर कि हम सरकार बच जाए, बस उस पर रहता था। तो ऐसा ना हो उसके लिए हमारे देश में 10th अनुसूची जोड़ी गई। उस 10th अनुसूची का मेन मतलब यही था कि दल बदल अधिनियम लेके आए गए, जिसके तहत कोई भी अगर MLA MP अपनी सरकार को, मतलब अपने जो बीजेपी पार्टी या फिर अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ता है तो उसके ऊपर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जा सके। तो ये चीज़ों के बारे में मतलब 10वीं अनुसूची के अंदर बताया गया है, जो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा 10वीं अनुसूची के अंदर। तो 10वीं अनुसूची को 52 संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। मेन मुद्दा ये है कि सर हम कैसे याद रखें 10वीं अनुसूची? 52 संविधान संशोधन से जोड़ी गई। तो आज मैं आपको रटने का तरीका सुनाता रहता हूँ। 10 सबने सुना है 10, तो 10 याद रखना है भाई साहब, दल बदल अधिनियम, ठीक है, जो कि उनके ऊपर लगाने। तो याद रखना है, जब किसी को मारना है तो 10 घूंसे मारने हैं अगर कोई दल बदलने की कोशिश करेगा। कितने घूंसे मारने हैं? 10 घूंसे। अब कहोगे सर संविधान संशोधन कैसे याद रखें? तो सर संविधान संशोधन याद रखने के लिए आप याद कीजिए 10 का मल्टीपल क्या होता है? 5 × 2 52। 5 × 2 = 10, इसका मतलब 52 संविधान संशोधन। याद रहेगा ना बच्चों? ठीक है, तो अब आगे आ जाओ। 11th अनुसूची 73वें संविधान संशोधन तथा 12th अनुसूची 74वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो मेन अब ये याद रखना है, जो 10th और 11th शेड्यूल थी उसका पीछे, 10th तो मैंने बता दिया आपको, जो 11th और 12th जो संविधान जो अनुसूची जोड़ी गई उसका पीछे का मेन रीज़न सिर्फ ये था कि हमारे देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को लेके आया गया था। पूरा पहले पंचायती राज व्यवस्था हमारे आज़ादी से पहले भी थी, आज़ादी के समय भी थी, पर जो एक कहते हैं कि एक पूरे व्यवस्था के साथ में पूरे देश में लागू की जा सके, तो उसके लिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया था और संविधान में कुछ भाग जोड़े गए थे और कुछ अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। तो जो 11th और 12th उसी अनुसूचियों में से, याद रहेगा सभी को, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाओ, किंतु संविधान के भागों और अनुच्छेदों में संशोधन, मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पहले 395 थे आज भी 395 ही हैं और भाग 22 ही हैं, पर क्या हुआ है इन 395 के अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनको जोड़ा गया है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि अगर आप देखोगे
तो 31 था, तो 31 के अंदर एक 31A जोड़ा गया, 31C जोड़ा गया। तो इस तरीके से ये आर्टिकल्स तो बढ़ते गए, पर जो वो मेन आर्टिकल्स हैं 31, 32, 33 ये एक ही रहे। तो आज भी हम देखे जाएँ तो 395 ही आर्टिकल, बट इनके अंदर जो आर्टिकल ऐसे तोड़ के जोड़े गए तो इन सबको जोड़ दिया जाता है, तो ये इनकी संख्या हो जाती है 470। ठीक है, और जो भाग है वो भाग भी आपस में वो किए गए, जैसे आप देख सकते हो कि 9A, ठीक है, उसी तरीके से 9B आपने देखा हो तो 9 जो है पंचायती राज जुड़ी गई, 9A जो है, 9B जो है ये क्या बोलते हैं, 9A जो अपने जो शहरों के अंदर पंचायतें होती हैं उनके बारे में बताया गया, 9B जो सहकारी समितियां उनको जोड़ा गया। तो इस तरीके से भाग तो ये 9 ही है, पर 9A के अंदर 9B मतलब एक तरीके से अलग भाग टूट गए। तो इसी तरीके से जो भाग है उनकी संख्या भी बढ़ गई, 25 पर देखा जाए तो मूल अभी भी 22 ही हैं। तो ऐसे ही याद रखना है हमें कि अगर पूछा जाए कि कितने संविधान, तो आज 470 आर्टिकल्स एंड 25 अपने जो भाग हैं। ठीक है, पर अगर मेन अगर पूछा जाता है तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कितने थे, 395 आर्टिकल और 22 भाग थे। ठीक है, अमेरिका का संविधान के बारे में जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभिधान के संविधान में केवल 7 आर्टिकल्स थे, जो कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। कनाडा में संविधान में 147 आर्टिकल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के में 128 आर्टिकल हैं। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए कि अमेरिका का सबसे छोटा संविधान और सबसे पहला बना भी संविधान अमेरिका का ही कहलाता है। ठीक है, ये याद रहेगा। उसके बाद में आप देखिएगा कि सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, किसने इस भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा कहा, सर आइवर जेनिंग्स, क्योंकि ये भाई साहब जोन बनाता था, ये क्या बनाता था, जोन बताता था, तो हर किसी को फ्रेंड जोन कर देता था, तो इसलिए इसने हर चीज़ को फ्रेंड जोन करते करते इसका बहुत बड़ा जोन बन गया, तो इसने संविधान को भी बोला कि बहुत बड़ा संविधान है हमारा, याद रहेगा। तो अब मैं आपको जो संविधान की विशेषताएं हैं वो एक शब्द में मतलब बता देता हूँ कि हमारा संविधान बहुत बड़ा है, विशालतम है, विस्तृत है, उसके बाद में लिखित है, प्रभुता संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, संसदीय शासन प्रणाली है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निषेध तत्व है, स्वतंत्र न्यायपालिका, निम्नता और अनिम्नता का अनोखा मिश्रण है, केंद्राभूमि संविधान है, व्यस्त मताधिकार और आपातकालीन उपबंध है, एकल नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, ग्राम पंचायतों की स्थापना, ये सभी हमारे संविधान के अंदर देखने को मिलती है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट विशेषता। ठीक है, लिखित संविधान। आप सभी को पता है जैसे भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ठीक है, संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी देश में संविधान लिखित हो। जिस तरीके से आप देख सकते हो जो अमेरिका है वहाँ पे संविधान जो है वो लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर आप ब्रिटेन में आ जाओगे तो ब्रिटेन में संविधान लिखा हुआ नहीं है। तो आप बोलोगे सर संविधान नहीं लिखा हुआ तो वहाँ चलती कैसे होगी सरकार, तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटेन के अंदर क्या होता है कि जिस तरीके से उन्होंने जो मूल अपनी जो विधियाँ बनाई हुई हैं, जो रीतियाँ बनाई हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लिखी नहीं हुई हैं, वो लिखी हुई हैं एक जगह पर, पर उस तरीके से जैसे कोई वहाँ का जो कोर्ट है उस कोर्ट ने अगर कोई मतलब अपना फैसला सुनाया तो उस फैसले को लिख लिया जाता है और उस समय बताया जाता है कि हाँ उस समय पे ये फैसले दिए गए थे, तो उस आधार पर जो नियम जो कानून है उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ चलती हैं, पर वहाँ पे अपने ऐसे नहीं होता है कि वहाँ पे लड़ लेते हैं कि उसमें तो लिखा हुआ नहीं है, ये नहीं है, बट वहाँ पे हर चीज़ को मतलब अंडरस्टैंडिंग कर ली जाती है। ठीक है, यद्यपि इसमें परंपराओं एवं प्रथाओं का भी स्थान है, याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ अपनी वो प्रथाओं और परंपराओं को बहुत ज़्यादा स्थान देते हैं यदि वह संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप है। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है। याद रखना ब्रिटेन में जो संविधान है वो परंपराओं प्रथा पर आधारित एक अलिखित संविधान है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जो मैंने आप पहले बताया था ना। ठीक है, याद रखिएगा। अब आ जाओ उद्देशिका की विशेष प्रणाली शब्दावली है। मैंने आपको उद्देशिका ऊपर पढ़ा चुका हूँ, तो वो उद्देशिका में आपको पता है क्या क्या लिखा हुआ है। संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य घोषित करती है जो संविधान भारत को। ठीक है, ये एज इट इज़ लाइन आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, अब मैं आपको संसदीय शासन प्रणाली पे जाऊँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि क्या होता है संसदीय शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। देखो मैं ये बताता हूँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश आज़ाद होने के बाद में जो हमारे संविधान बना रहे थे उनके पास में एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम किस व्यवस्था को अपनाएं। ठीक है, जो हमारे संविधान निर्माता थे, ठीक है, जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके सामने सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आई, उनके सामने प्रॉब्लम आती है कि वो किस तरीके से देश को आगे लेके चलें। दो तरह मॉडल थे उस समय पे। उस समय एक जो अमेरिका था उसका भी मॉडल था हमारे संविधान निर्माताओं के आगे, ठीक है, और जो ब्रिटेन था जो जिसकी हम भारत कॉलोनी थी, तो ब्रिटेन का भी उस समय पे जो व्यवस्था थी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उसको अपनाएं। तो अमेरिका के अंदर क्या चलता है, आज भी आपको पता होगा कि राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। कौन? राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। और ब्रिटेन में देखा जाए तो पीएम होता है। तो हमें ये देखना था कि भाई साहब पीएम और जो राष्ट्रपति है, जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और उसके पास में अपने मंत्रियों को चुनने का फैसला होता है, पर जो उसके मंत्री होते हैं, जो वहाँ की सीनेट होती है, उसके वो मेंबर्स नहीं होते हैं।
समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे शक्ति का पूर्ण पृथक्करण यूज़ किया गया था। तो अब हमारे जब संविधान निर्माता बना रहे थे तो वो सोचे कि यार हम अमेरिका का यूज़ करें, इसको बोला गया अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। वहीं पे ब्रिटेन के अंदर थी उसके अंदर संसदीय शासन व्यवस्था बोला गया। वहाँ पे वहीं जिस तरीके से अपने भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती है उसी तरीके से वहाँ पे उच्च सदन निम्न सदन होता है। तो यही चीज़ हमने अपनाने की कोशिश की। तो फिर लास्ट में सब यही निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम जो इतने साल हमारे जो अंग्रेज रहे हैं उन्होंने व्यवस्था अपनाई है, जिस तरीके से वो पीट्स इंडिया एक्ट, संविधान अधिनियम 1935 और ये सब लेके आए थे, तो जो भारतीय थे उनको उस आधार पर काम करने का एक कह सकते हो आप कि वो उस तरीके से काम करना सीख गए थे। जो व्यवस्था थी उस तरीके से चलना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उस समय आपको पता हो तो देश में चुनाव भी हुए थे आज़ादी से पहले। उसमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भाग लेकर सरकार भी बनाई थी, अंग्रेजों के साथ सरकार चलाई भी थी। तो मतलब एक तरीके से मानिए कि आप रूबरू हो चुके थे वो एक व्यवस्था से। तो हम नहीं चाहते थे कि हम अमेरिका की पूरी जो व्यवस्था है उसको एज इट इज कॉपी कर लें, क्योंकि जिससे हम अभी तक परिचित नहीं थे। तो इसके लिए हमने ब्रिटेन की व्यवस्था अपनाने की कोशिश की। क्या थी ब्रिटेन की व्यवस्था? इसमें संसदीय शासन था, यानी कि इसमें जो चुने हुए प्रतिनिधित्व हमारे जाते हैं उनमें वो आपस में लोकसभा राज्यसभा की तरह, और उससे वो आपस में चुन के पीएम बनाते हैं और वो पीएम हमारे देश की व्यवस्था को चलाता है। ठीक है, पर अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में सभी लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति सीधा देश के साथ में 4 साल तक अपनी सरकार को चलाता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमने किसको चुना? हमने ब्रिटेन को चुना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, संसदीय शासन प्रणाली। संघात्मक संविधान के अंतर्गत 2 प्रकार की शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक कहाँ पे है? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है, संसदीय कहाँ पर है? ब्रिटेन में। ठीक है, यूके में। अब आ जाओ, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत होता क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है ना, कौन? राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो राष्ट्रपति होता है, जो वहाँ की कार्यपालिका होती है, जो कार्यपालिका यानी जैसे भारत में जो प्रधानमंत्री है उसकी वास्तविक कार्यपालिका कौन है? हमारी मंत्रिपरिषद। वहीं पे जो वहाँ का होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होता है, इस राष्ट्रपति की जो एक कार्यपालिका होती है, यानी कि जो वो खुद अपने हिसाब से अपने मंत्रियों को चुनता है। पर हमारे यहाँ पे जो मंत्री चुने जाते हैं, आपको पता होगा, उनको 6 महीने के अंदर किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का प्रतिनिधित्व बनना जरूरी होता है। ठीक है, सभा का प्रतिनिधित्व बनना जरूरी होता है। पर जो अमेरिका होता है, जिसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, वो अपने हिसाब से किसी को भी चुन लेता है। उसका मन किया, रोड पे चल रहा है, इस इंसान को उसने बना दिया और उसको कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो वहाँ की जो विधायिका होती है वो पूरी तरीके से अलग होती है। किससे? कार्यपालिका से। पर भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत की जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के मेंबर एक ही होते हैं। ये जो विधायिका में जो लोग चुन के जाते हैं, इन्हीं में से मिलके एक कार्यपालिका बनती है। ये कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। याद रहेगा बच्चों क्या फ़र्क है? तो हम आते हैं टॉपिक पे। तो हाँ सीधे तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। इसका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है तथा वह नियत अवधि तक कार्य करता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम इंग्लैंड में विकसित हुई थी। भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। यह प्रणाली केंद्र तथा राज्य दोनों में समान है। याद रखना, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम इंग्लैंड में विकसित हुई थी, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। देखो, आप समझ सकते हो ना? ठीक है, तो यह प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों में समान है। यानी कि हमारे यहाँ आपने देखा हो तो जिस तरीके से देश में पीएम होता है, फिर पीएम के अंदर मंत्रिपरिषद होता है, उसी तरीके से जो अगर राज्य के अंदर देखा जाता है तो राज्य में हमारा मुख्यमंत्री जी होते हैं। मुख्यमंत्री के अंदर बहुत सारी जो होती है विधान कार्यपालिका काम करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यह प्रणाली भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। यह प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों में समान है। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान, एक सेकेंड, हाँ, भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जनता तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों में गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अब आप आ जाओगे सर इसका मतलब क्या है, हमें थोड़ा समझाइए। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, आपने देखा होगा जो भारत में राष्ट्रपति सबसे हेड होता है, वो देखा जाए तो जो हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है वो पूरी हमारी जो कार्यपालिका होता है उसका नाम मात्र का क्या होता है? प्रधान होता है। पर वास्तविक अगर प्रधान पूछा जाएगा तो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होती है। ठीक है, या फिर ये मान के सकते हो कि वास्तविक कार्यकालिक शक्ति जो होती है वो जनता द्वारा निर्वाचित किसमें होती है? मंत्रिपरिषद में। और मंत्रिपरिषद का जो अगर आप देखोगे वो कौन होता है? हेड कौन होता है? वो होते हैं प्रधानमंत्री। याद रहेगा ये बात कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में कि हमारे यहाँ पे नाम मात्र का प्रधान कौन है, तो वो है राष्ट्रपति। याद रहेगा।
ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। याद रखना यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको खुद को अपने स्वतंत्र रूप से काम करने की शक्ति नहीं दी गई है। लास्ट में कोई भी कानून बनता है या कोई भी एक्ट बनता है तो उसमें राष्ट्रपति का साइन होता है। तो पर याद रखिएगा जो राष्ट्रपति है वो अपने मन से नहीं करेगा, जो भी काम करेगा, जो भी वो करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत ये कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है देखिए पढ़िए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि जो लोकसभा है, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। कौन सा, 75 आर्टिकल, याद रखना है 75। ठीक है, 75 आर्टिकल में ये कहा गया है जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, यह प्रावधान भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। ये सबसे ज़्यादा अगर आधारशिला पूछी जाएगी तो यही है 75 आर्टिकल 3। ठीक है, अब आ जाओ हमारे संविधान की एक और नई विशेषता, मूल अधिकार। आपको सबको पता होगा भारतीय संविधान का भाग 3 के अपने नागरिकता के कुल 6 मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। ठीक है, यह अमेरिका संविधान से लिया गया है। यह राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर निर्बंध के रूप में है। याद रखिएगा जो हमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए हैं, वो सरकार के खिलाफ भी दिए गए हैं और किसी व्यक्ति के खिलाफ भी दिए गए हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति सरकार के खिलाफ हमें दिए गए हैं। सर कहोगे सर आप कैसे दिए गए हैं, तो सपोज़ कीजिए कल को सरकार का मन करता है और सरकार कहती है कि आप लोग जो ये चटियाते हो ना, जो व्हाट्सअप चलाते हो, ये सब हम पढ़ सकते हैं चुपके से। तो आप कहोगे कि यार ये तो गलत है, मैं किससे क्या चैट कर रहा हूँ, ये चीज़ तो गलत है ना। ऐसे थोड़ी होगा कि आप भाई साहब मेरी चैट पढ़ लोगे। तो भाई आप जाओगे भगे भगे, आप किसके पास जाओगे भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। सुप्रीम कोर्ट से कहोगे ये सरकार तो मेरी चैट देख ले रही है, मेरे घर वालों को बता देगी, मेरे जूते पड़ जाएंगे। तो ऐसा ना हो, समझ रहे हो आप लोग, तो ऐसा ना हो। इसकी वजह से आपको क्या करना है कि जो हमारे जो एक्ट्स वगैरह हैं उनका निगरानी रख सके, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा ना हो सके, तो इसलिए आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। वो फंडामेंटल राइट ही इसीलिए दिए गए हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके साथ में सरकार मनमानी तरीके से बिहेव ना कर सके। तो सरकार मनमानी तरीके से बिहेव ना कर सके, इसके रूप में हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। और जो फंडामेंटल राइट है वो हम आगे पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, राज्य द्वारा मूल अधिकारों के प्रतिकूल बनाई गई विधि, यानी वही मैंने जो बताया कि अगर राज्य कोई भी ऐसा मूल अधिकारों के विपरीत कोई भी विधि बना देती है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करती है, किंतु मूल अधिकार अत्यंतिक नहीं है। मतलब अत्यंतिक समझ रहे हो, मतलब कि अगर हम आपको बोलने की आज़ादी दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। तो मतलब पर हमारे जो संविधान है उसमें ये लिखा गया है कि आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर जो सरकार है वो किसी भी कुछ आधारों से प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे लोकहित के आधार पर, कहोगे सर लोकहित के आधार पर कैसे, कि जैसे सपोज करो कल को आप रोड पे जा रहे हो और कोई 3 लोग हैं, आप बोलो उन 3 लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लग जाओ, तो ये सही नहीं होगा ना। तो आप ऐसा उल्टा सीधा ना बोलो ताकि, क्योंकि उनकी भी अपनी गरिमा है, तो उसकी गरिमा की इज्जत को बनाए रखते हुए आप उनसे बात कीजिए, उनसे बोलिए, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। इतनी आपको जो संविधान आज़ादी देता है, पर ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे की गरिमा का साथ में ठेस पहुंचा के उन्हें उल्टा सीधा बोल दो, नहीं, इसकी आज़ादी नहीं देता। इस आधार पर जो राज्य है वो आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाएगी कि अत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, राज्य द्वारा लोकहित में उन पर निर्बंध लगाया जा सकता है। और उल्लेखनीय है कि संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा संविधान बना था तो हमें कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। पर लाइक 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार को भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300 में विधिक अधिकार बना दिया गया। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ज़्यादातर एग्जाम्स में कि हाँ जो 44 संविधान संशोधन था इसके तहत जो संपत्ति का मूल अधिकार था, जो संपत्ति है वो हमारी मूल है, वो उसको फंडामेंटल राइट्स था, उसको हटा दिया गया और उसको कहाँ लेके चले गए, 300 में। अब के सर क्या होगा कि सर मेरे को तो याद ही नहीं होता, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, 42 करूँ कि 44 करूँ, क्योंकि हटाने का काम था वो सब 42 में किया गया था। तो देखो मैं तुम्हें याद कराने का तरीका बता देता हूँ। उस समय पे ज़मीन सबको बांटनी थी, तुम्हारा फंडामेंटल राइट था, तो जो तुम्हारी संपत्ति थी वो 4-4 हिस्से में बांट दी गई, सबको बराबर बांट दी गई। अगर 42 में कर देती तो एक को 2 रह जाती, एक को 4 रह जाती। ऐसा ना हो उसकी वजह से आपको 4-4 मतलब बराबर हिस्से में बांटी। तो याद रखना 44 संविधान संशोधन हटा दिया गया, किसको, 31 आर्टिकल भाग 3 से संपत्ति का, और किस में जोड़ दिया गया, 300 में। तो आज अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है, तो वो याद रखिएगा विधिक अधिकार है। ठीक है, विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, याद रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक निर्धारकों को मार्गदर्शक कुछ पवित्र कर्तव्यों का उल्लेख करता है। ठीक है, इसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया। याद रखना, मन जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी के बारे में हम आपको बताते हैं। डीपीएसपी के बारे में ये है कि जो सरकार है, जो हमारी जो सरकार या जो हमारा राज्य है जिसे देश का आगे लेके जाना है, तो उनके कुछ ड्यूटीज़ होती हैं यार। उन्हें कैसे पता चले
चलेगा कि जो हमारे संविधान को बना रहे थे तो उनका क्या उद्देश्य है, वो किस तरीके से देश को आगे बढ़ाए। तो हमारी कुछ जो डीपीएसपी में ये चीज़ें लिख दी गई कि हाँ, सरकार का ये कर्तव्य होगा, जिस तरीके से डीपीएसपी में लिखा गया था कि पंचायत व्यवस्था लेके आई जा सके। तो पंचायत व्यवस्था आपको पता हो तो किस आर्टिकल में 44 में लिखा गया हो। तो जो 72, 73 संविधान संशोधन किया गया, 72, 73 याद रखें ना, जो संविधान संशोधन किया गया उसके तहत पंचायत ही ले जा सके। तो ये चीज़ पहले कहाँ लिखी हुई थी, ये चीज़ हमारी डीपीएसपी में लिखी गई थी। जिस तरीके से आज पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ, तो ये भी कहाँ लिखा हुआ है, ये भी हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है। तो सरकार उसको कर रही है। जिस तरीके से आप कभी कभी देखते हो कि जो दारू की दुकानों पर बैन लगा दिया जाता है, कई स्टेट हैं, जिस तरीके से गुजरात है, जिस तरीके से और अन्य बिहार वगैरह स्टेट है, वहाँ पे आपको पता हो तो लिक्विड जो दारू है उसको बैन कर दिया गया है। तो अब आप कहोगे कि किस आधार पर कर दिया गया, ये भी डीपीएसपी में लिखा हुआ है। तो जब मैं आपको डीपीएसपी पढ़ाऊंगा उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्या क्या लिखा हुआ है। नई चीज़ पता चली ना आप लोगों को। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो इन कर्तव्यों का पालन कर राज्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सरकार का रूप प्रदान कर सकती है। ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को, ऑस्टिन जानते हो, कभी कभी वो एक ऑस्टिन मछली भी आती है, उस मछली की तरह उसने कहा था कि इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा कहा गया। उसने भाई साहब इसे राज्य की आत्मा ही कह दिया, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब कल को पर ये नहीं है कि भाई जिस तरीके से फंडामेंटल राइट का हनन होता है, आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास में कि मेरा फंडामेंटल राइट को कराओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है भाई, इसको लागू करो, इसके साथ गलत मत करो। अब कहीं कल को तुम पहुंच जाओ कि यार ये तो हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है और इस डीपीएसपी के चक्कर में तुम जाके और बोलो सुप्रीम कोर्ट की इसे लागू करो, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। बस डीपीएसपी में और जो अपने फंडामेंटल राइट में, इसमें बहुत बड़ा ये डिफरेंस है कि आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो कि भाई हाँ ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है, याद रहेगा। परंतु 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति तत्वों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान की गई थी। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 42 संविधान संशोधन जब आया था तो उसमें दिया गया था कि जो नीति निषेध जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट से भी ऊपर है। तो मैं अब आगे पढ़ाऊंगा कि फर्दर इसके फिर जजमेंट आए थे केशवानंद भारती वगैरह, और वो उसमें इन चीज़ों को क्लियर किया गया था कि कोई भी किसी से ऊपर नहीं है, दोनों दो एक गाड़ी के दो पहियों के बराबर हैं जो वो एक दूसरे को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। तो उसके बाद में अगली विशेषता पे आ जाते हैं, नागरिकों का मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का समावेश मूल संविधान में नहीं था। याद रखना, जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ना जो हमें करनी है वो नहीं थी भाई, कि उन्हें भी पता था संविधान उन्होंने बनाने के लिए कि यार अंदर से खुद के अंदर ही जो देश के लिए भावना है इनको बताने की जरूरत नहीं है। पर भाई साहब एक टाइम बाद 42 संविधान संशोधन 1976 तक आते आते लग गई कि लोग नहीं समझते, लोग अपने मजे में जिए जा रहे हैं। तो उनको अपना मूल कर्तव्य देश के प्रति याद दिलाने के लिए 42 संविधान संशोधन, जब इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जिसमें स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। कौन? सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। उनकी सिफारिश के आधार पर ये हमारे भाग 4A बना के आर्टिकल 51 A, B, C ऐसे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। याद रहेगा कौन सा संविधान संशोधन? 42, ठीक है। किस स्वर्ण सिंह समिति, किस समिति की सिफारिश? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, ठीक है। उसके अलावा टोटल कितने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। उसके बाद में भाग 4A में जोड़े गए, ठीक है। भाग 4 तो क्या है आपको पता होगा, डीपीएसपी। उसके बाद में भाग 4A में जोड़े गए हैं 51 करके, ठीक है, ये याद रहेगा। उसके बाद में आप आ जाओ कि एक जब 10 जोड़ दिए गए थे तो फिर 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002। उसके तहत 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें क्या 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया, ठीक है। क्या होता था कि जो कई बच्चों के माता पिता रहते थे वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, तो भाई साहब उनको भी अपनी ड्यूटी याद दिलाने के लिए 86, ठीक है, 86 कौन सा? 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था 6 से 14 साल के बच्चों के। आप कहोगे सर मेरे को ये याद नहीं रहता 86, ठीक है। देखो 6 से शिक्षा, क्या रहेगा? 6 से शिक्षा, और 8 से 8, मतलब जैसे बच्चे हो जाते हैं वो आटा, उनसे आटा लगवा रहे हैं, तो आपने देखा हो तो अपने घर में कई बच्चों ने आटे लगाए होंगे, तो आटा ना लगाना पड़े इसलिए आटा ना लगाना पड़े इसलिए उन्हें शिक्षा दो। तो याद रहेगा 86 संविधान संशोधन, वेरी गुड, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, अब अगली विशेषता क्या है कि हमारे जो देश में है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, याद रहेगी सभी को। संघात्मक संविधान में संघ और राज्यों के मध्य, अब एक बात बताओ, किसी बीच में जिस तरीके से घर में कोई ना कोई एक चाचा जरूर होता होगा, किसी की लड़ाई होती है सब उसके पास पहुंच जाते होंगे, लो बताओ किसने गलत किया किसने नहीं। उसी तरीके से हमारे देश में जो राज्य हैं और जो हमारी संघ है उनके बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो बीच में आके अपना दायित्व पूरा करता है, ठीक है। तो समाधान एवं संविधान के निर्वचन का दायित्व न्यायपालिका पर होता है, उस पर संविधान और मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। किस पर? स्वतंत्र न्यायपालिका, याद रहेगा। इसके लिए न्यायपालिका को एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संविधान द्वारा एक एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। याद रखना कि हमारे जो देश में न्यायपालिका है वो एकीकृत से मतलब आप समझना चाहोगे, जिस तरीके से अगर आप देखोगे जो सरकार चलती है वो राज्य में अलग चलती हैं,
स्टेट सेंटर में अलग चलती हैं। बट ऐसा आपने कभी देखा है कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट अलग चल रहा है, उस स्टेट का हाई कोर्ट अलग चल रहा है? नहीं, हमारे यहाँ पे एक हायरार्की की गई है, एकीकृत व्यवस्था की गई है कि सबसे ऊपर है हमारे सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे जितने भी जो स्टेट्स के हाई कोर्ट हैं वो हैं, उनके नीचे जो जिला कोर्ट हैं, जिला न्यायालय हैं, वो अन्य हैं। तो एक ही हायरार्की बनी हुई है कि भाई साहब स्पष्ट कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, ठीक है। पर हमारे जो स्टेट में जो सरकार है वो ऐसा नहीं है, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है। राज्य की सरकारें अपने आप में एक महत्व रखती हैं, स्टेट सेंटर की गवर्नमेंट है वो अपने आप में एक महत्व रखती हैं, उसकी अपनी एक शक्तियाँ हैं, इस राज्यों की अपनी एक शक्तियाँ हैं। तो इस तरीके से हमने जो न्यायपालिका है उसको एक एकीकृत रूप देने की कोशिश की गई है, और जो सरकारें हैं उनको हमने विकेंद्रीकृत किया गया। याद रहेगा ये बात, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा एक एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर देखो सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय एवं तदत्र क्रमशः अधीनस्थ न्यायालय हैं। इसके लिए संविधान में न्यायाधीश की नियुक्ति, वेतन, भत्ता, पद से हटाए जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया। ये चीज़ उन्हें पता था संविधान किनको, जो संविधान निर्माता थे, कि भाई साहब बाद में क्लैश हो सकते हैं कि सरकार क्या पता इनकी नियुक्ति, इनके वेतन इनको अपने हिसाब से चेंज कर दे, ऐसा ना कर पाए, इसके लिए पहले ही वो संविधान में लिख के चले गए स्पष्ट इनके बारे में, ठीक है, जिससे कि उन पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव ना डाला जा सके। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट विशेषता पे आते हैं, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ठीक है। भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित किया गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर क्या, कि भारतीय संविधान में इंग्लैंड की सर्वोच्च प्रभुसत्ता और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में हमने समन्वय स्थापित करने की पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ पे आइए, मेरी तरह समझिए। देखिए, जो अमेरिका है, यहाँ पे अमेरिका है, हमने मेन अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें चुन के हमने अपना एक संविधान बनाया है और अपनी एक व्यवस्था बनाई है, ठीक है। ये अमेरिका है, ये यूके है। अब यहाँ पे क्या किया कि जो अमेरिका है, यहाँ पे कोई भी जो कानून बन के आता है, ठीक है, जो लॉ अपना लॉ बन के आता है, ठीक है, ये लॉ जब बन के आता है, ये पास होके आता है वहाँ के सीनेट से, सदन से, तो वहाँ की जो न्यायपालिका होती है, कौन, न्यायपालिका, ठीक है, जो न्यायपालिका होती है वो चेक कर सकती है क्या, कि इसमें किसी भी तरीके से कोई गलत प्रबंध तो नहीं है, जो वहाँ के नागरिक हैं उनके साथ में कोई गलत हो सके या उनके अधिकारों के साथ में किसी भी तरीके से भेदभाव किया जा सके। तो ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं की गई है उस एक्ट में, तो उसका ये न्यायपालिका जांच करती है। पर वहीं पे आप यूके में आ जाओ, यूके में यहाँ पे एक सदन होती है, ठीक है। यूके की जो सदन है, यूके की सदन से अगर कोई लॉ पास होके आ गया तो वो सर्वमान्य माना जाता है। वहाँ की जो न्यायपालिका है उसके पास इतना अधिकार नहीं होता है कि वो वहाँ के उस जो लॉ है, उस लॉ के बारे में, मतलब लॉ की अगर जांच भी करती है तो उसको मतलब वॉइड घोषित नहीं किया जा सकता, मतलब जीरो नहीं किया सकता। पर जो अमेरिका की न्यायपालिका वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको क्या बोलते हैं, शक्ति होती है कि जो वो लॉ है, अगर उसमें उनको दिखता है कि जो प्रावधान है वो विधि के सम्यक प्रक्रिया नहीं है या विधि के द्वारा कोई उचित प्रक्रिया यूज़ नहीं की गई है, तो वो जो लॉ को वॉइड यानी शून्य भी घोषित की जा सकती है, उसे खत्म भी कर सकती है। तो हमने क्या किया यार, हम ना तो न्यायपालिका को इतने स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ना सदन को इतना मजबूत बनाएंगे, तो हमने बीच का रास्ता अपनाया कि सदन जो है वो सर्वोच्च है, सदन अपना कानून बनाएगी, सदन कानून बनाने के बाद में हमारी जो न्यायपालिका है वो उसको चेक करेगी कि हाँ भाई पूरा लॉ फॉलो किया गया है क्या, पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि कहीं फंडामेंटल राइट्स की कोई हनन तो नहीं हो रही है इस जो एक्ट के तहत। तो जिस उस तरीके से ऐसा ना हो तो उसको चेक करके हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है इसके तहत और जो सरकार के बीच में चेक एंड बैलेंस का नियम लेके आया गया। अब आपको समझ में आ गई किस तरीके से भारत की जो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता काम करती है। अब यही सारी चीज़ इस पैराग्राफ में दी हुई है, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता, मैंने कहा था ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में तो क्या है, न्याय की सर्वोच्चता, और जो इंग्लैंड है उसमें क्या है, संसदीय अपने आप में प्रभुसत्ता है, ठीक है, के बीच में समन्वय स्थापित किया गया है। किसमें, भारतीय संविधान में। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मैंने कहा था ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कोई भी कानून बन के आता है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं जो अमेरिका है, अमेरिका में न्यायालय को संविधान का रक्षक एवं अभिभावक का दर्जा प्राप्त है। अतः वहाँ की न्यायपालिका कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून, जो कांग्रेस है वहाँ की जो सदन है उसके द्वारा निर्मित कानून तथा कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश का परीक्षण कर सकती है, ठीक है। संविधान के उपबंधों के विपरीत तो नहीं, यदि ऐसा होता है तो उन कानूनों एवं आदेशों को निरस्त कर देती है। कौन, अमेरिका की जो न्यायपालिका है, ठीक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार भी दिया गया है कि उन विधायी एवं आदेशों को निरस्त कर दे जो संविधान के विरुद्ध हो। संसद को भी अधिकार है कि वह विधि के द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर दे। यहाँ पे संसद, ऐसा नहीं है कि संसद को अधिकार नहीं है, यहाँ पे संसद को भी अधिकार दिया गया है कि विधि के द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर सकती है। दुर्गा दास बसु
ने इसे एक मतलब अद्भुत समन्वय बताया। किसने? दुर्गादास बसु ने। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट विशेषता क्या है? नम्य और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसा हमारा संविधान है, उस संविधान में कुछ प्रावधान हैं जिनको आप साधारण बहुमत यानी लोकसभा में 545 मेंबर हैं, जो कि अब आपको पता हो तो 2 हट गए हैं, जो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, जो एंग्लो इंडियन हट गए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि किस संविधान संशोधन के तहत जो 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता था लोकसभा में, तो उनको हटाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो 543 मेंबर्स रह गए हैं। तो अब कुछ जो आपको देखोगे, जो हमारे संविधान में संशोधन करता होता है, वो 50% वोटिंग से ही, मतलब 50% लोगों ने 51% लोगों ने कह दिया कि ये चीज़ कर दो, तो संविधान में संशोधन हो जाता है। पर कई जगह पे प्रावधान है कि आपको 2/3 बहुमत चाहिए। तो इस तरीके से मतलब जो अगर लगता है कि जहाँ पे, और कई जगह आपने सुना हो तो 2/3 के साथ में जो स्टेट्स होते हैं, उन स्टेट को भी 50% स्टेट्स का हाँ होना चाहिए। तो सोचो, हमने इतना स्ट्रॉन्ग भी बनाया, इतना हार्ड भी बनाया कि इतनी जल्दी इस चीज़ को तोड़ा ना जा सके, और इतना हमने सिंपल भी बनाया कि हाँ भाई, उस दिन लोग आए हैं, 200 लोग आए हैं, बैठे हैं, 200 लोगों का मन किया, उसने संशोधन किया, 101 लोगों ने बोला और वो बिल पारित हो गया। तो इतना सिंपल भी है। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है वो नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पढ़ के आपको समझा देता हूँ। संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्य और अनम्य 2 प्रकार के होते हैं। वे संविधान जिनमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है, अनम्य कठोर संविधान, तथा वे संविधान जिनमें संशोधन सरलता से किया जा सकता है, नम्य संविधान संशोधन कहलाते हैं। याद रखना, भारतीय संविधान में संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत, जो मैंने आपको बताया 50%, और या विशेष बहुमत, ये तथा विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थ द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ उपबंध तो आसानी से, किंतु कुछ उपबंध बड़े कठिनाई से संशोधित होते हैं। देख रहे हो, बहुत कठिनाई से संशोधित होते हैं भाई, जिसके कारण इसे नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण कहा गया है। ठीक है, अब आ जाओ, ये सर आइवर जेनिंग्स थे यार, ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा, जिससे केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। जो केसी वियर थे, ये तो क्या बेचारे पे हर कोई केस कर देता था, इसलिए ज़्यादा बोलता नहीं था। ठीक है, व्हील पे बैठा रहता था, केसी वियर था, ये तो क्या, ये सब चीज़ अच्छी बोला कि भाई साहब, भारतीय संविधान कठोर और अधिक लचीले दोनों के बीच बढ़िया संतुलन है। पर ये आइवर जेनिंग था ना, इसको बड़ा यार जोन में भागने की पड़ी रहती थी। तो इसने ये ऐसा कहा कि भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा गया। ठीक है, दोनों का कमेंट याद रखना, आइवर जेनिंग्स का और केसी वियर का। केसी वियर ने कहा कि कठोर का और लचीले के बीच का अच्छा संतुलन है भारतीय संविधान, और आइवर जेनिंग्स ने ये कहा कि भाई साहब, ये कठोर संविधान है। ठीक है, अब मैं आपको जो परीक्षा दृष्टि है ये भी आपको पढ़ाऊंगा, एक बार थोड़ा सा ही हो जाए, उसके बाद में परीक्षा दृष्टि पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाओ यहाँ पे। अब अपना अगला जो है, अब देखोगे जैसे आप ये हैं, इसके बाद में ख़त्म है। इसके बाद में आ जाओ केंद्राभिमुख संविधान। ठीक है, अब आप कहोगे केंद्राभिमुख संविधान मतलब, पर अब जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे एक इमरजेंसी का प्रोविज़न किया गया है संविधान में। आप कहोगे सर इमरजेंसी का मतलब क्या है? इमरजेंसी का मतलब ये है कि कल को कोई दूसरा देश या फिर देश के अंदर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिसके कारण देश की जो एकता अखंडता है उसके ऊपर आँच आने लगती है। तो उसके लिए क्या होता है, ऐसे में जो कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिसमें जो हमारी केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार को कुछ एक्स्ट्रा शक्ति मिल जाती है। ठीक है, एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, अंदर घर, मतलब कोई एक ये घर है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लोग रह रहे हैं, पर सब में अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं, पर बात आ जाती है जब लड़ाई की, तो ये सभी लोग चाहे अंदर कितने भी लड़ाई कर रहे हो, पर जब अब ये एक बन जाते हैं, तो उसी तरीके से हमारा देश है, सब राज्य अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी सरकारें हैं, चाहे उनके बीच में कितने भी विवाद हों, पर अगर जब बात आ जाती है हमारे देश के ऊपर, तो जितने भी राज्य हैं वो सब अपने मतभेद भुला के एक हो जाते हैं। तो जो उसी तरीके से हमारा संविधान भी है। अभी तो सबको अलग अलग शक्तियाँ हैं, एक नॉर्मल अगर व्यवस्था देखी जाए तो सब राज्यों को अपनी शक्तियाँ हैं, केंद्र को अपनी शक्ति अलग है, सबका बंटारा किया गया। पर जैसे ही अगर कोई भाई साहब बाहर से आक्रमण होता है, अंदर कोई दिक्कत होती है, तो ये जो देश है उसमें पूरी शक्ति केंद्र को मिल जाती है, और वो केंद्र अपने हिसाब से डिसीजन लेके उस जो बाहर से बाधा आई है या अंदर किसी भी तरीके से सशस्त्र विद्रोह हुआ है उसको पूरा एकदम खत्म करके वापस से नॉर्मल स्थिति में लाने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ बताई गई है कि केंद्राभिमुख संविधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया, क्या भारत अर्थात इंडिया की बात की गई है यहाँ पे दोनों नामों को वैलिड किया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा तो आज में कई जगह पे भारत भी बोला जाता है, इंडिया बोला जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। राज्यों का एक संघ होगा। जिस तरीके से अमेरिका में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, जो कहा जाता है जो 50 राज्य थे, इन्होंने आपस में एक गठबंधन किया और कहा कि हम एक देश बनाते हैं। पर भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत अपने आप में पहले एक देश बना है, उसके बाद में आपने देखा हो तो आज भी नए नए स्टेट बनने लग रहे हैं। जैसे कि हालांकि आपने देखा हो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर था पहले ये स्टेट था, तो उसी तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक यूटी बना दिया गया। जिस तरीके से आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था, उस तरीके से आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अपने अलग अलग राज्य। तो आप देख रहे हो आज भी अलग अलग राज्य बनने लग रहे हैं। तो ऐसा ही वही है कि अब अमेरिका में आपने नहीं सुना होगा बहुत सारों से कि भाई एक नया राज्य बन गया, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी राज्य थे, उन्होंने आपस में एक समझौता किया था और एक स्ट्रॉन्ग मजबूत देश बनाया था। तो हमारे भारत को इसलिए कहा जाता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है एग्जामों में कि राज्यों का एक संघ होगा। इंडियन दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। प्रबंध जो प्रोफेसर केसी हेयर थे ना, उनके अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय का मतलब आप समझ रहे हो, जिसकी संघ की भी विशेषताएं हों और जिसमें एकात्मक होने की विशेषताएं हों और जिसमें संघीय होने की भी विशेषताएं, ठीक है, उसे अर्धसंघीय कहते हैं। संविधान है, जबकि सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की शक्ति सशक्त प्रवृत्ति है। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी प्रमुख लक्षण यथा शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, अपरिवर्तनशीलता और स्वतंत्र न्यायपालिका विद्यमान है। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में, क्योंकि आप समझ रहे होगे यार पता नहीं क्या चल रहा है ये। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी प्रमुख लक्षण। अब आप कहोगे कि संघात्मक संविधान के लक्षण, अब ये देखो लक्षण, जैसे संघात्मक संविधान, अब ये मैं आपको समझाता हूँ, संघात्मक संविधान, ठीक है। अब संघात्मक संविधान का मतलब आप मोटा मोटी एक चीज़ याद रख लो कि यहाँ पे है सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे है स्टेट, ठीक है, केंद्र, ठीक है, और राज्य, ठीक है। अब अगर दोनों को बराबर, जिस भी चीज़ से दोनों को बराबर बराबर ट्रीटमेंट मिलता है, तो आप समझिए वो चीज़ संघात्मक होने का प्रतीक है। अगर कहीं भी किसी एक की तरफ झुकाव दिखता है तो आप समझ लेना वो विशेषता क्या है, एकात्मक। बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग रहती है कि यार एकात्मक व्यवस्था किसको बोला जाए या संघात्मक किसे बोला जाए, ठीक है। एकात्मक किसे बोला जाए और संघात्मक, आज के बाद से आपको कोई भी वो डाउट है वो नहीं रहेगा, वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, संघात्मक में अगर केंद्र और राज्यों को दोनों को बराबर बराबर शक्ति मानी जाए या शक्ति दी जाए, मतलब ऐसा कोई भी प्रावधान मिले जिससे दोनों को बराबर शक्ति मिले, तो वो विशेषता हो जाएगी संघात्मक। वहीं अगर विशेषता मिलती है कि भैया किसी एक स्टेट को मजबूत बनाया जा रहा है या फिर किस सेंटर को मजबूत बनाया जा रहा है, तो उस विशेषता को कहलाया जाएगा एकात्मक। अब आ जाओ पॉइंट्स पे। अब देखो, अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन, संघात्मक संविधान की। पहली विशेषता है शक्तियों का विभाजन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया जाएगा तो इससे तो अच्छा है ना कि केंद्र को भी शक्ति मिलेंगी और राज्य को भी शक्ति मिलेंगी। तो ये अपने आप में कौन सी विशेषता होगी, संघात्मक संविधान की विशेषता होगी, ठीक है। लिखित संविधान, अब कहोगे सर लिखित संविधान से कैसे संघात्मक। अब सपोज करो कोई चीज़ लिखी हुई होगी तो राज्यों को ये मिलेगा ना, कहते हैं ना हर चीज़ अपन इससे कहते हैं दोस्त से कि तू लिख के दे, ला लिख के दे, ये चीज़ कर दे, लिख के दे दे, ये कर दे। तो अगर ये चीज़ लिखी हुई होगी तो इससे राज्यों को एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पावर मिलेगी कि हाँ भैया हमारी शक्तियाँ लिखी हुई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो भाई साहब केंद्र कल को कह सकता है कहाँ लिखा है, मैं तो कुछ भी करूँ। तो इसलिए ऐसा ना हो, तो इसलिए संघात्मक यानी कि दोनों को बराबर बराबर शक्ति देता है हमारा लिखित संविधान। संविधान की सर्वोच्चता, अब सपोज करो कोई संविधान को सर्वोच्च नहीं मानेंगे, वो केंद्र कहेगा जो मैं बोलूँगा वो ऊपर है, वो पहले बात है, तो फिर भी राज्य दब जाएंगे बेचारे। तो ऐसा ना हो सके, तो इसलिए हमारे जो संविधान है इसको भी सर्वोच्च मानना जरूरी है। तो ये संघात्मक संविधान की एक और ये विशेषता है, क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। इससे केंद्र और राज्य दोनों को बराबर शक्तियाँ मिलती हैं। अपरिवर्तनशीलता, कल को राज्यों की बेचारी शक्ति लिखी हुई है और उनकी जो शक्ति है उनको परिवर्तन कर दे केंद्र, तो ऐसा भी ना हो सके। तो इसलिए जो अपरिवर्तनशीलता है हमारे संविधान की, ये भी अपने आप में संघात्मक विशेषता है, ठीक है, याद रहेगी बच्चों। उसके बाद में आ जाओ स्वतंत्र न्यायपालिका। अब सबसे आप पूछोगे सर स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों। स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए कि कल को केंद्र और राज्यों के मध्य अगर कोई भी विवाद आता है तो अगर कार्यपालिका केंद्र के प्रति झुकी हुई होगी या फिर अगर कार्यपालिका राज्यों के प्रति झुकी होगी, तो ऐसा ना हो, उसके लिए क्या करना है, जो ऐसा केंद्र और राज्यों में किसी के प्रति झुकाव ना रहे, तो उसके लिए भाई जब जो हमारी न्यायपालिका वो स्वतंत्र रहनी चाहिए, वो किसी एक के प्रति नहीं हो, ताकि दोनों के बीच में कोई भी विवाद होगी तो मन से उसको सुलझा सके। याद रहेगी ये बात, ठीक है, चलो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद में आप आ जाओ, किंतु इसमें एकात्मक संविधान की प्रकृति है। अब ये तो मैंने आपको सारी बता दी, संघात्मक की, ये याद रखना, ये सारी संघात्मक की हैं।
ठीक है, याद रहेंगी ना ये संघात्मक की कौन कौन सी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि संघात्मक संविधान की विशेषता क्या है, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, परिवर्तनशीलता, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, अब वहीं आप आ जाओ एकात्मक संविधान की प्रवृत्ति क्या है। तो एकात्मक की अब मैं आपको सिखाता हूँ, इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता, अब एक बात बताओ, अगर कोई इंसान कोई यूपी में रहता है, ठीक है, या बिहार में रहता है, या फिर राजस्थान में रहता है, या फिर एमपी में रहता है, तो कभी आपको पूछा जाता है, कोई विदेशी आके पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो आप बोलोगे कि कहाँ से हो, मैं यूपी से हूँ? नहीं, आप पहले क्या बोलोगे, भारत से हूँ। पर वहीं अगर आप अमेरिका में चले जाओगे ना, तो वो पहले अमेरिका बोलने से पहले अपना स्टेट बोलते हैं कि भाई मैं कैलिफोर्निया से हूँ, मैं कहाँ से हूँ, तो वो अपनी अपनी चीज़ें बोलते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे भारत है, भारत में भाई साहब कहा गया है कि आपको इकहरी नागरिकता, यानी आप भारत के नागरिक हो, आप किसी स्टेट के नहीं हो। तो इससे आप थोड़ा सा झुकाव देख रहे हो कि केंद्र की तरफ जा रहा है कि हाँ भैया देश को पहले दी गई है, यहाँ पे राज्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसलिए ये हमारे संविधान की क्या कौन सी विशेषता हो जाती है, एकात्मक, मतलब एक की तरफ झुकी हुई विशेषता। ठीक है, उसके बाद आ जाओ राज्यपाल की नियुक्ति। अब बेचारा राज्यपाल राज्यों का हेड होता है, आप सभी को पता होगा। अब काम क्या होना चाहिए कि भाई राज्य की जो चुनी हुई सरकार है वो बिल भेजे और वो बिल पास कर दे, पर नहीं, आपको पता हो तो इसमें हेड को कौन चुनता है, केंद्र बनता है। तो एक तरीके से आपने देखा हो तो तभी सुना हो कि वेस्ट बंगाल में कभी टकराहट हो रही है, कभी दिल्ली का एलजी, ये सब आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसी टकराहट आप देखने को अक्सर मिलती हैं। तो ऐसा हो रहा है, इससे भी एक तरीके से हमारा संविधान कैसा हो जाता है, एकात्मक, यानी एक की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। आपातकालीन उपबंध, ये तो बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है। आपातकाल के अंदर तो बिल्कुल देश जो है उसमें सारी शक्तियां केंद्र के पास में आ जाती हैं, तो इसमें राज्यों के साथ में भेदभाव हो जाता है। नए राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति, अब कोई राज्य अगर ज़्यादा उछल रहा हो तो ये शक्ति भी सेंटर के पास में है कि उसको साधारण बहुमत से उसकी जो स्टेट है उसको तोड़ के दूसरा स्टेट बना दिया जाए, उसके नाम को चेंज कर दिया जाए। तो सोचो ये चीज़ पावर किसको दी गई है, वो दी गई है सेंटर को। तो इससे भी राज्यों को ऐसा लगता है कि जो हमारा संविधान है वो एकात्मक है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा आपने देखा हो तो यूपीएससी जो है, यूपीएससी को कौन है, यूपीएससी को जो भी बताता है सारी चीज़ें वो सेंटर बताती है। और सेंटर जो यूपीएससी से आईएएस आईपीएस या फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको चुनते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी बन के जाते हैं वो काम कहाँ करते हैं, स्टेट में, पर उनको चुना किसने, यूपीएससी ने, यानी सेंटर की तरफ से। और जब मन करता है जब वो अपने सेंटर में बुला लेती है सरकार, तो इससे भी क्या फील होता है राज्यों को कि जो ये जो आईएएस आईपीएस हैं वो हमारे लिए नहीं काम करते हैं, वो सेंटर के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे भी एक अलग मतलब एकात्मक फील होने लगता है। तो अगर तुमसे कल को पूछा जाता है तो कि एकात्मक विशेषताएं क्या हैं, तो यही कि इकहरी नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आपातकालीन उपबंध, नए राज्यों का निर्माण, संसद की शक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं। ये याद रखना है किसमें, ये है एकात्मक। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और राज्य सूची पर केंद्र की विधि बनाने की शक्ति भी क्या है, एकात्मकता की विशेषता है। क्यों, क्योंकि जब राज्यसभा में सपोज करो कुछ स्टेट्स को तो ज़्यादा दे रखा है, कुछ स्टेट को कम दे रखी हैं सीटें, तो ये भी एक तरीके से स्टेट के बीच में अपने आप में वो क्या फील करवाती हैं कि भाई हाँ कि उसको ज़्यादा है और मुझे कम है। उसी तरीके से राज्य सूची पर केंद्र की खबर को पता हो तो एक जो राज्यपाल मतलब जो राज्यसभा है वो कह देती है लोकसभा से कि भैया हम कि आप कानून बनाइए राज्यों के लिए, तो वहाँ पे भी राज्यों को मतलब अपना एकात्मक वाला फील होता है कि भाई सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। तो ये ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है, मैंने आपको समझा दी हैं, इससे अच्छे से कोई शायद मुश्किल से ही आपको अब तक एक्सप्लेन किया होगा, तो आपको ये समझने को मिली हैं चीज़ें। तो याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं कि हाँ भाई संघात्मक संविधान की विशेषता कौन सी है और एकात्मक। ठीक है, जहाँ पे भी अगर केंद्र को मजबूत देखा जाता है तो वो एकात्मक में आ जाता है, और जहाँ पे भी अगर दोनों को बराबर माना जाता है, केंद्र और राज्यों को दोनों को बराबर शक्तियाँ मिलती हैं जिस चीज़ से उस मतलब संविधान को, यानी उस देश में या फिर उस संविधान को संघात्मक संविधान की दर्जे दी जाती है। ठीक है, अब आ जाओ जिसके आधार पर जेनिंग्स कुछ विद्वानों ने भारतीय संविधान को केंद्राभिमुख संविधान कहा है। कि अब आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो केंद्र की तरफ झुकी हुई हैं, तो इसलिए कुछ विद्वानों ने क्या कह दिया, जैसे जेनिंग्स थे उन्होंने कह दिया कि जो संविधान है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ संविधान है, केंद्राभिमुख संविधान है। अतः भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की प्रवृत्ति धारण करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया। तो हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो बहुत मतलब दूरदर्शी थे। उन्होंने सोची कि यार हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बिल्कुल आप संघ बिल्कुल अलग हो जाए, केंद्र अलग राज्य अलग, नहीं भाई, यहाँ पे दोनों की अगर मर्यादा को बनाया गया है तो यहाँ पे ये भी फिक्स किया गया है कि जो केंद्र और जो राज्य हैं वो आपस में मिलके चल सकें, और वक्त आने पे केंद्र को थोड़ी एक्स्ट्रा शक्ति भी दी गई है ताकि देश को बचाया भी जा सके। तो ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही थी कि संविधान का संघात्मक को तंग ढांचे में नहीं डाला गया। ध्यातव्य है कि जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। सहकारी संघवाद का मतलब समझाते हो, सहकारी के शब्द का ही मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आपस में मिलके आगे बढ़े। ठीक है, तो उसी तरीके से जो संघवाद है, जो हमारा ये संघ है जो वो सभी आपस में मिलके आगे बढ़े। ठीक है, ये याद रहना
ये रखना है आपको कि जी ऑस्टिन ने ये बात कही थी, सहकारी संघवाद। किसने? जी ऑस्टिन। अब आप उसके बाद में नेक्स्ट विशेषता आ जाओ, एकल नागरिकता। आपको जैसे पता ही होगा कि संघात्मक संविधान द्वारा सामान्यतः दोहरी नागरिकता नहीं रखी गई है। जिस तरीके से अमेरिका में 2 नागरिकता है कि वहाँ के अमेरिका की नागरिकता अलग होती है और अपने स्टेट्स की नागरिकता अलग होती है। उसी तरीके से जो भारत है, भारत में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। भारत में सिर्फ भारत की नागरिकता होती है, ठीक है, जैसे अमेरिका में। किंतु भारतीय संविधान के द्वारा भारत की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नहीं। उसके बाद में आ जाओ वयस्क मताधिकार। ये भी अपने आप में एक विशेषता है, क्या कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली में सरकार का गठन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से किया जाता है। मतलब आपको पता हो तो हमारे यहाँ पे जो लोकसभा राज्यसभा होती है वो अपने आप में कानून बनाती है, और उसमें जो लोग चुन के जाते हैं, जो हम एमपी चुन के भेजते हैं, वो कौन? हम चुन के भेजते हैं, ठीक है। ये फिर हमारे बिहाफ पर प्रशासन को चलाते हैं आगे, ठीक है, ये याद रहेगा। तो अब उनको चुनने का अधिकार वयस्क मताधिकार है, ठीक है, जो हमें मिला था। अब आपको पता हो तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो मूल संविधान में मताधिकार न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 साल की थी। उस समय जो कोई वोट कर सकता था वो 21 साल का होने पर वोट कर सकता था। पर याद रखना 61वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 326 में संशोधन कर मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। याद रखना कि किस संविधान संशोधन के तहत? 61। याद रखना जो 61 संविधान संशोधन है, इस 61 संविधान संशोधन को उल्टा पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यानी 16 साल के आसपास लेके आना था हमें, क्योंकि पहले 61 के लोग मतलब चुनाव लड़ सकते थे, तो 16 के आसपास लेके आना था। तो 16 सही नहीं रहता, इसलिए हम 18 का लेके आए हैं कि 18 साल के लोग चुनाव लड़ पाएंगे। तो याद रखना ऐसे रटने का कि भाई साहब 61 संविधान संशोधन के तहत 21 साल थी, उसकी उम्र को घटा के हमने कितना कर दिया? 18 कर दिया, ठीक है। अब 61 को याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया। 61 को हम जब पढ़ते हैं उल्टा 16 हो जाता है, तो 16 को ऐसे करके आप याद रख लेना, ठीक है। पर याद रखना कि अगर कोई इंसान चुनाव लड़ सकता है तो उसका ये नहीं है कि उसका फंडामेंटल ही राइट हो जाएगा कि भाई मेरे को तो मतलब मताधिकार देना ही देना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि किसी भी अनिवास चित्तवृत्ति अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर कोई व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ संविधान की सर्वोच्चता। ये अपने आप में एक विशेषता है कि हमारा संविधान सर्वोपरि है, क्योंकि सरकार के सभी अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इसी से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। संसद द्वारा निर्मित विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। याद रखना जो ब्रिटेन है उसमें जो संसद सर्वोच्च स्थापित है, जो कानून बनाती है, उसको न्यायालय में, जो ब्रिटेन का न्यायालय, वो चुनौती नहीं दी जा सकते। अमेरिका संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है, वह संसद द्वारा बनाई गई विधि को संविधान के अनुरूप न होने पर असंवैधानिक घोषित कर सकती है। याद रखना अमेरिका में जो वो अगर वो बनाते हैं तो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है वहाँ की न्यायपालिका। किंतु भारत के संविधान में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। किसमें? भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। भारत में शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। सब याद सबसे अगर पूछा जाए तुमसे कि हमारे यहाँ पे सर्वोच्च कौन है, तो हमारा संविधान, ठीक है। विधि का शासन। भारतीय संविधान में विधि के शासन की स्थापना करता है, जिसके तहत सभी नागरिक विधि के समक्ष समान है। इसके साथ साथ राज्य एवं सरकार सभी अंग एवं प्राधिकार विधि द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। याद रखना हमारे यहाँ पे जो भी काम होता है एक कानून के तहत होता है। ऐसे नहीं है कल को कुछ भी मनाया कुछ भी कर दिया, नहीं, हर चीज़ जो भी चल रही है वो सब एक कानून के तहत चल रही है, ठीक है। आपातकालीन उपबंध, एमरजेंसी, ठीक है। संकट काल के संबंध में विशिष्ट प्रावधान हमारे संविधान में एक अन्य विशेषता है, जिसके अनुसार संकट काल के हमारी राज्य व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का उल्लेख मिलता है, यथा युद्ध एवं बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होना, ठीक है। याद रखना हमारे यहाँ पे कब जो है आपातकाल उपबंध लगाए जा सकते हैं, जब कोई बाहर से युद्ध करे या भारी आक्रमण करे या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल के तहत है? 352, ठीक है। दूसरा, अगर हमारी इमरजेंसी देखी जाए तो जो स्टेट में होती है, तो स्टेट में अगर संवैधानिक व्यवस्था का भंग हो जाती है तो 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाता है वहाँ पे। याद रहेगा किस 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन। अगर राज्यों में जो व्यवस्था यानी जो राज्यों की सरकारें काम चल रही हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चले और किसी कारण से वो अपने मनमानी तरीके से करने लगे तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। अगर हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तो किस आर्टिकल का यूज़ किया जाता है? 360, ठीक है। जो कि भाई साहब हाँ जिस तरीके से आपने देखा हो तो 1991 के तहत हमारे फिजिकल क्राइसिस आया था, जो हमारी फॉरेन करेंसी थी हमारे पास में, जो डॉलर थे वो बहुत कम बची थी। मतलब हमें ये मान के चलिए कि हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रियायती दरों पे हमें उस समय पे लोन दिए थी चीज़ों को। और फिर उसके बाद में हमने अपनी नीतियों में चेंज किया, परिवर्तन किया। उसके बाद में हम एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बने हैं, अभी धीरे धीरे विकासशील से विकसित की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ थे, पर उस समय पे भी हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब तक हमारे देश में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है।
हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लग चुकी है, हमारे यहाँ पे ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी बहुत बार लग चुका है, पर हमारे यहाँ पे जो ये 360 आर्टिकल कहता है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये आज तक नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। संकटकाल घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि हमारा संघात्मक शासन, मैंने आपको समझाया अभी बहुत अच्छे से कि संघात्मक शासन है वो एकात्मक हो जाता है। ठीक है। ये संकटकालीन प्रावधान संविधान को लचीलापन को प्रदान करता है, भारत देश की परिस्थितियों में नितांत आवश्यक है। इस प्रकार हमारे संविधान संघात्मक होते हुए भी निकट की स्थिति में एकात्मकता के रूप में धारण कर लेता है। सामान्य परिस्थितियों में भी एकात्मकता के अनेक लक्षण संविधान में विद्यमान है, इसलिए उन अनेक विद्वानों के बीच भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक के मुद्दे पर विवाद होता रहा है। लेकिन एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। याद रखना, फेडरल परिसंघात्मक, समझ गए, जो संघीय भी है और जो एकात्मक भी है। याद रखना ये किस केस में कहा था, एस.आर. बोमई। बॉम्बई में जा रहा था, बॉम्बई में उसको बहुत अच्छे बम मिले, तो फिर उसके बाद में उसने कहा कि भाई सब मिल के बनाते हैं, तो जो चीज़ है वो फेडरल और मतलब एकात्मक और फेडरल दोनों का मिक्स है। ठीक है, तो परिसंघात्मक है ये किसमें, एस.आर. बोमई में। अब आ जाओ अन्य विशेषता है ग्राम पंचायत की स्थापना। ठीक है, आप सभी को पता होगा जिस तरीके से हमारे गांवों में पंचायत होती है उसके बारे में भी हमारे देश में एक यूनिक ये आइडेंटिटी है कि भाई साहब हमारे जो गांव में जो पंचायत है वो लोग भी सीधा सीधा अपनी पॉलिटी में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने नीति निश्चित तत्वों में कहा है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना कर उन्हें स्थानीय शासन की प्राथमिक इकाई बनाई जाए। अब आप मेरे को ये बताइए किस टीपीएसपी के अंदर ये कहा गया है कि जो पंचायत है उनकी स्थापना होनी चाहिए, तो आप सभी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये वैसे आर्टिकल 44 है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अनुसार 1959 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतें, पंचायती समितियां, जिला परिषद की स्थापना की गई। फिर फाइनली अगर प्रॉपर अगर पूछा जाता है कि कब संविधान में लिख दिया गया था, तो ये कौन से संविधान संशोधन था, 73 और 74 संविधान संशोधन। कब, 1992। पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। अगर संवैधानिक दर्जा मिलने की बात की जाती है तो वो कब हुआ था, 73 संविधान संशोधन, 74 संविधान संशोधन 1992। ठीक है, मैंने शायद पीछे एक जगह पे आपको 72 73 बोल दिया गया, ये 73 74 संविधान संशोधन है। ठीक है। संक्षेप में भारत का नवीन संविधान जनता की प्रभुसत्ता के मूल सिद्धांतों पर आधारित है तथा भारतीय जनता की वास्तविक एकता का प्रतीक। भारतीय संविधान के रूप में विशेषताओं के स्पष्ट है कि भारत का संविधान एक ऐसा आदर्श प्रलेख है जिसमें सिद्धांत और व्यवहारिक का श्रेष्ठ का समन्वय। अब ये याद रखना, ये एक तरीके से मैंने आपको सारी विशेषताएं पढ़ा दी हैं और बहुत अच्छे से समझाई हैं। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया राष्ट्र में हमारी कुछ प्रतीक हैं, उन प्रतीकों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो प्रतीक कब हैं, कैसे हैं, क्या है। इस खंड में राष्ट्रीय प्रतीक की पहचान के प्रतीक परिचय दिया गया। प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूल हिस्सा है। याद रखना, ये नागरिकों में राष्ट्रीय भक्ति, गौरव, आत्मसम्मान एवं आत्मोत्सर्ग की भावना का संचार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ राष्ट्रीय ध्वज पर। भारत में राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में सबसे ऊपर केसरिया, फिर बीच में सफ़ेद और हरे रंग के 3 पट्टियां देखने को मिलती हैं, आपको पता होगा। इसमें लंबाई और चौड़ाई का जो वो है रेशो वो 3:2 होना चाहिए। यानी अगर हमारा झंडा इस तरीके से है तो इसकी जो ये लंबाई है इसका रेशो होना चाहिए, जो चौड़ाई है इसका रेशा जो चौड़ाई है उसका रेशा अपना होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो ये है ना, ये आप देखोगे जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है हमारे जो झंडे की होती है, बहुत सारे एग्जाम्स में अब पूछे जाने लगी है। तो ये जो इसकी चौड़ाई है ये 3 रेशो में है और जो यूँ लंबाई है इसकी 2 रेशो में है। तो अगर कोई झंडा बनाना है आपको तो इसकी जो ये लंबाई ऐसे रखनी है वो 30 रखनी है और इसको 20 रखनी है, ऐसे कर दीजिए। या इसको आप कर सकते हो 90 का कर दीजिए और इसको 40 का कर दीजिए। तो इस तरीके से आप रेशो जो है वो हमेशा आपको 3:2 में ही रखना होता है झंडे को। ठीक है, ये याद रखना। तिरंगा की सफ़ेद पट्टी के मध्य आपने देखा हो जो चक्र होता है उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है, और इस चक्र को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया। ठीक है, याद रखना 22 जुलाई 1947। अभी आप बहुत जगह क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि भाई कब हमारे जो तिरंगे हैं उसको अंगीकृत किया गया, यानी किसको लिया गया। तो याद रखना 22 जुलाई JULY। ठीक है, उसके बाद 1947। ठीक है, तो 1947 में याद रखना कि कैसे याद रहेगा, जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था जुलाई के बाद अगस्त में 15 अगस्त को हमें कुछ फहराने के लिए चाहिए, तो हमने 22 जुलाई 1947 में ही ले लिया गया। तो अब आप कहोगे सर याद कैसे रहेगा, तो जब हमारे विक्ट्री होने वाली थी हमने वी का साइन दिया, ऐसे वी। ठीक है, ये वी बनाया तो यानी वी बनते ही 2 दिख गया आपको, 2-2। ठीक है, ऐसे विक्ट्री अपन दिखाते हैं ना, विक्ट्री यानी 2-2, तो ये 2-2 ऐसे याद रहेगा। अब जुलाई याद रखना है कि जैसे कि अगस्त में आज़ाद होने वाला था 1 महीने पहले, यानी कि उस समय पे जो जेल में पड़े हुए थे तो वो जेल में भी लोग विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे कि अब देखो हम आज़ाद होने वाले। तो ऐसे 22 जुलाई याद रखना 1947। ठीक है,
राष्ट्रीय ध्वज हमने 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान में लिया गया। अब आप कहोगे कि सबसे पहले भारतीय जो ये इसमें अंदर ये है ध्वज है, इसमें केसरिया त्याग व बलिदान है, सफ़ेद रंग सत्य का, शांति और पवित्रता तथा हरा रंग देश की समृद्धि और उर्वरता को बताता है। ठीक है, अब आ जाओ राष्ट्रीय चिन्ह में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के आगे अनुकृत है। ठीक है, मूल स्तंभ के शीर्ष में 4 शेर हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धम्म चक्र जिसमें 24 तिल्लियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। चक्र के दाईं ओर एक सांड है जो कृषि के बारे में बताता है और एक घोड़ा है। ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ में कौन कौन से जानवर हैं। एक तो सांड है, एक घोड़ा है। कौन सा है? सांड है, घोड़ा है। एक सिंह जो शेर है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, 4 शेर हैं उसमें। कभी कभी पूछा जाता है तो कभी अपन दिखते 3 ही है, पर आप उसमें 4 हैं क्योंकि एक पीछे की तरफ बैठा हुआ है, तो 4 है। उसके नीचे एक मुंडोपनिषद लिखा हुआ है, उसमें सूत्र वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हमने इसे कब लिया? 26 जनवरी 1950। आप कहोगे सर ये कैसे याद रहेगा? अब ऐसे याद रहेगा। देखो भाई, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो पूरी तरीके से लागू हो गया था, तो उस दिन हमें एक लास्ट स्टाम्प लगानी थी, स्टैंप लगाना था। तो स्टैंप लगाने के लिए हमने क्या किया गया? एक राष्ट्रीय चिन्ह ले लिया। ठीक है, याद रहेगा राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, अब आ जाओ आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ जो ठाकुर थे उन्होंने रचा था। ठीक है, जनगण मन 24 जनवरी 1950 को ये हमने अपनाया था। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के 26वें अधिवेशन में पहली बार ये पढ़ा गया था। ठीक है, और ये पूरा गीत 5 पद में है। ठीक है, इसे 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है और कुछ अवसरों पे, और कभी कभी इसको आप 20 सेकंड में भी पूरा कर सकते हो। वहीं राष्ट्रगीत पे आ जाओ तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, इन्होंने संस्कृत में वंदे मातरम में ये गीत की रचना की थी। जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। पहली बार गीत को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो INC थी के 12वें अधिवेशन में लगाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950, ये भी 24 जनवरी 1950। कौन सा? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। ठीक है, और राष्ट्रगान भी 24 जनवरी 1950, दोनों हमने एक ही दिन पे लिए हैं। ठीक है, जो राष्ट्रगान है और जो राष्ट्रगीत है, अपना जो राष्ट्रगीत है वो याद रखना, यह एक मतलब बांग्ला भाषा में लिखित आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय पंचांग मतलब जो हमारा जो कैलेंडर, जो राष्ट्रीय कैलेंडर अभी जो चल रहा है वो कौन सा है? तो हम उस समय पे अंग्रेज अपना चलाते थे, तो हमने सोचा हम भी हमारा एक कैलेंडर लेंगे, तो वो है शक संवत। ठीक है, संघ संवत पर आधारित है। ये ग्रेगोरियन जो अंग्रेजों का कैलेंडर चल रहा है वो 22 मार्च 1957 को हमारे देश में अपनाया गया था। कौन सा? शक संवत को। इसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन के होते हैं इसमें। ठीक है, चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। हमारा जो नया कैलेंडर होता है वो चैत्र माह से शुरू होता है, और चैत्र माह कब होता है? ये 22 मार्च 21 मार्च के आसपास होता है। ठीक है, जो शक संवत है ये याद रखना 78, याद रखना। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ बताता हूँ कि जो ये हमारा शक संवत है, याद रखना ये 78 AD से चालू हुआ था। ठीक है, यानी कि जब आज अगर हमें देखना होता है 2025 में, तो आप इसमें से 78 घटा दीजिए तो 1947 आएगा। तो याद रखना, आज अगर पूछा जाए तो क्या कैलेंडर चल रहा है, तो 1947 चल रहा है। ठीक है, ये याद रखना, 78 ईयर पीछे रहता है। ठीक है, 78 ईयर पीछे चलता है हमारा जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे शक संबंध, याद रहेगा। अब आ जाओ राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, जो कि बाघ 1773 में हमने बाघ को बनाया राष्ट्रीय पशु। ठीक है, उससे पहले हमारा क्या था? शेर था। तो जो बेचारे शेर हैं वो बचे ही नहीं। आपको पता हो तो शेर सिर्फ गुजरात में गिर जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो अब पूरे देश में भाई जो शेर तो बचे नहीं, तो हमारे यहाँ पे अब जो टाइगर्स हैं, लोयन बचे नहीं है, तो अब टाइगर ही हैं। तो हमने टाइगर को 1973 के अंदर राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। अगर सबसे पहले पूछा जाएगा पेपर में तो शेर होगा, और अगर पूछा जाएगा अब कौन है, तो अब याद रखना टाइगर यानी बाघ है। ठीक है, वहीं राष्ट्रीय पक्षी पे आ जाते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा आपको पता ही होगा सभी को कि मोर है। 26 जनवरी 1963 में इसे घोषित किया गया था। भारतीय वन जीव वन्य अधिनियम 1972 एक्ट है, इसके तहत याद रखना इन मोर को संरक्षण प्राप्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ राष्ट्रीय पुष्प, आपको पता ही होगा कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। ठीक है, वहीं राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय नदी गंगा। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु, आपको पता होगा एशियाई हाथी, अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया था। वहीं राष्ट्रीय मुद्रा की बात की जाए तो जो मुद्रा में आपने देखा हो तो भारतीय रुपये 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड, येन की तरह नया प्रतीक मिला। कब? 15 जुलाई 2010। आपको पता हो तो ये इस तरीके से हमारा जो वो साइन है वो इस तरीके का है, आपने देखा होगा। देखो ये इस तरीके से रुपये का साइन है, तो ये रुपये का साइन जब है कब बना? 15 जुलाई 2010 में। ठीक है, इसको रोमन लिपि में R में मिल के और देवनागरी लिपि इनमें मिला के इसको बनाया गया इस तरीके से नया। डिज़ाइन किसने किया है? D उदय कुमार ने।
ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, मीठे पानी के डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 में भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राष्ट्रीय एक्टिविस्ट पशु गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। याद रखना कब, 18 मई 2010 गंगा डॉल्फिन को, ठीक है। याद रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में, इसमें क्या होता है कि इसको मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से इसका संरक्षण किया जाता है, इसे किसी भी तरीके से इसका शिकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा जेल है, जेल का प्रावधान किया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत, अगर कोई किसी भी तरीके से जो हमारी ये राष्ट्रीय जलीय जीव है इसको अगर कोई किसी भी तरीके से वो करने की कोशिश करता है तो, ठीक है। गंगा नदी घाटी प्राधिकरण में बैठक में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव की घोषित किए जाने का आग्रह किया गया था, याद रखना। तो ये अपना चैप्टर खत्म होता है। अब अपन कल पढ़ेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ एवं राज्य से क्षेत्र के बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। उसके बाद में इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे जो नागरिकता है उस नागरिकता के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपना चैप्टर ख़त्म करता हूँ मैं अब आपको। तो आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें हैं जो कमेंट कीजिएगा, आपको क्या चैनल सही, क्या चीज़ सही लगी हैं, और फिर मैं ऐसे ही इस सीरीज़ को कंप्लीट करके पूरी पॉलिटी को ख़त्म करूँगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।